Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we will discuss about features of Indian agriculture, and if possible we will also discuss about some problems of Indian agriculture. So let's start our discussion about features of Indian agriculture. मतलब हमारा Indian agriculture है कैसा? What are its characteristics? क्या इसकी मेन बातें हैं, है ना? क्या उनमें से अच्छी हैं, क्या ख़राब हैं? वैसे तो जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे ज़्यादातर हम ख़राब चीज़ों के बारे में ही पढ़ रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. इट्स अबाउट लो प्रोडक्टिविटी. सबसे पहली बात यह कि जो हमारा एग्रीकल्चर है इसकी प्रोडक्टिविटी एज कंपेयर टू द एडवांस्ड नेशंस लो है. वैसे वो बात अगर हम कंपेयर करें तो हमने पिछली कुछ वीडियोस में ये पॉइंट स्टडी किया था कि जो हमारी पोजीशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस उससे तो अब काफ़ी बेटर हो गया है. लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरे नेशन से, जैसे यूएस से, चाइना वगैरह से, तो वहाँ की आउटपुट जो है वो हमसे ज़्यादा है. और यही रीज़न है कि दे आर बेटर एडवांस्ड नेशंस देन आर कंट्री. एक्चुअली उनके पास इक्विपमेंट्स बेटर हैं, है ना. जो फार्मिंग टेक्निक्स हैं वो लोग उसको बेटर यूज़ करते हैं, बेटर सीड्स यूज़ करते हैं. तो इसलिए उनकी जो आउटपुट पर हेक्टेयर है, यानी कि एक ज़मीन के टुकड़े पर जितना इंडिया वाले ग्रो करते हैं उससे फॉरेन कंट्रीज़ में जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, बेटर कंट्रीज़ हैं, वो ज़्यादा आउटपुट निकाल लेते हैं. ये रीज़न है कि दे जनरेट बेटर, और उसकी वजह से उनके पास मार्केटेबल सरप्लस बचता है. तो उनके फार्मर्स रिच हैं, और फार्मर्स रिच हैं तो उसके बाद इंडस्ट्रीज़ और सर्विस सेक्टर वाले तो पहले से बेटर होते ही हैं. तो ओवरऑल पूरी कंट्री ही रिच एडवांस्ड नेशन में कन्वर्ट हो जाती है. तो कहीं ना कहीं ये जो बैकवर्डनेस है ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ही रह जाती है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर फार्मर्स को बहुत ज़्यादा रेनफॉल पर डिपेंड रहना पड़ता है, और कई बार खेती जब अच्छी नहीं होती तो ओवरऑल पूरा सिस्टम बिगड़ता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी स्टडी किया. राइट. अब अगर हम स्टैटिस्टिक्स से देखें, ध्यान से देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट लो प्रोडक्टिविटी. लो प्रोडक्टिविटी का मतलब वही है कि आउटपुट पर हेक्टेयर, ध्यान दीजिएगा, आउटपुट पर हेक्टेयर आई एम टॉकिंग, है ना, कि जो हमारी आउटपुट है पर हेक्टेयर वो कम है. दैट इज़ द पॉइंट. एक पर्टिकुलर ज़मीन का जो टुकड़ा है उसमें जो आउटपुट आ रही है उसमें हमारी कंट्री बहुत पीछे है. अगर हम देखें राइस के अंदर भी तो जो वर्ल्ड एवरेज है ना, ये टन्स में है, तो ये 4.3 है वर्ल्ड एवरेज, और उसके मुकाबले में इंडिया की ओनली 3.2 है, जबकि चाइना 6.7, यूएसए 7.5. तो वर्ल्ड एवरेज से भी काफ़ी पीछे हम चल रहे हैं. वीट में भी चाहे स्लाइटली लेस हैं बट वी आर लेस देन द वर्ल्ड एवरेज. कहीं ना कहीं इसमें भी हम वर्ल्ड एवरेज से पीछे हैं. इंडिया का वो जो आउटपुट है टन्स में पर हेक्टेयर दैट इज़ ओनली 2.8, जबकि वही चाइना में 4.7 है और यूएसए में 3.1. सो दे ऑल आर अबव द वर्ल्ड एवरेज वाइल वी आर स्टिल बिलो द वर्ल्ड एवरेज. इवन पूरे वर्ल्ड में जो एवरेज आउटपुट है हमारी कंट्री इवन आज भी उससे पीछे चल रही है. दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, है ना. जो पूरी दुनिया के अंदर आउटपुट आ रही है हमारी कंट्री अभी उससे पीछे है. हमें कहीं ना कहीं एडवांस्ड सिस्टम्स यूज़ करने होंगे, हमें कहीं ना कहीं बेटर जो है फार्मिंग टेक्निक्स यूज़ करनी होगी, बेटर सीड्स, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़, सारा कुछ, है ना. और एजुकेशन ऑफ द फार्मर्स वो भी इम्पॉर्टेंट है. तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा, तभी हमारी कंट्री इस प्रॉब्लम को आई विल से इम्प्रूव कर पाएगी. सो दिस इज़ वन ऑफ द फीचर. देन दूसरा है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इसको समझना है थोड़ा. जैसा मैंने अभी पिछली वीडियो में भी बोला था कि हमारे यहाँ पर खेतों के अंदर जो है एक ही खेत में 20-20, 40-40 लोग काम कर रहे हैं. तो देखने में ये भी अच्छा है कि भी पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड नहीं है, काम कर रही है. लेकिन एक तरफ अगर हम बुक्स में इसको डिस्कस करें तो ये पॉइंट भी सामने निकल के आता है कि दिस इज़ इन ए वे अ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द सेंस कि लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन एज सच उनके आउटपुट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है. सपोज एक खेत में 20 काम कर रहे हैं, अगर उसमें से 2 हटा लिए जाएँ और 18 करें तो भी ऑलमोस्ट उतनी आउटपुट आएगी. इसका मतलब वो 2 आदमी जो हम सोच रहे थे खेत में काम कर रहे हैं, अगर उनको हमने निकाल लिया तो उनके आउटपुट पर तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं. ओवरऑल जो आउटपुट है उस पर्टिकुलर फील्ड की, खेत की, वो तो उतनी ही रही. तो दिस इज़ डिसगाइज्ड. मतलब डिसगाइज्ड का मतलब होता है जो चीज़ दिख नहीं रही और छुपी हुई है. तो ये अपने आप में एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोग ऐसा लगता है कि काम पे लगे हैं लेकिन एज सच कई बार उनकी आउटपुट नहीं होती. ओल्ड वर्कर्स हैं, बस वो सपोर्ट में जा रहे हैं, थोड़ा बहुत सलाह दे रहे हैं, बैठे हैं, हल्का फुल्का काम कर रहे हैं. इसकी बजाय अगर उनके हिसाब से कोई और काम दिया जाए तो शायद वो वहाँ पर बेटर फंड्स जनरेट कर सकते हैं. सो दिस इज़ वी कैन से इज़ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना. आउटपुट विल नॉट फॉल इफ़ फ्यू पर्सनस आर रिमूव्ड. इसको हम जज कैसे करते हैं? इसी बात से करते हैं कि अगर उन लोगों को खेती से हटा भी दिया जाए तो जो आउटपुट है वो गिरेगी नहीं.
So they may appear to be employed, but actually their real output is nil or negligible. They may appear to be employed. ऐसा लगेगा कि वो काम कर रहे हैं. They may appear to be employed, but actually their real output is nil or negligible. लेकिन वास्तविकता यही है कि जो उनके आउटपुट है वो या तो निल है या बहुत ही कम है. देन अनसर्टेन क्रॉप ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल. हम कितना भी बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री में अब इरिगेशन बेटर हो गया है, कितना भी बोल रहे हैं कि इरिगेशन बेटर हो गया है, लेकिन आज भी हमारी कंट्री कहीं ना कहीं रेनफॉल पर डिपेंडेंट है. हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ रेनफॉल पर डिपेंडेंट है. जब प्रॉपर रेनफॉल होता है, ज़्यादा होने पर भी प्रॉब्लम हो जाती है, 2 मिनट में फ्लड्स आ जाती हैं, और कम हो जाए तो 2 मिनट के अंदर जो है वो अकाल डिक्लेयर कर लेते हैं, जी फैमिन्स हो गए. फैमिन्स ना भी डिक्लेयर करें, बेसिकली सूखा तो आ ही जाता है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो आउटपुट है, एग्रीकल्चरल आउटपुट, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है. अब ये तो मतलब अब क्या बोलूँ मैं इस पर, मैं भगवान के बारे में बोलूँगा. आप में से बहुत सारी जनता जो है, स्टूडेंट जो है, वो इस यंग एज में भगवान शब्द पर विश्वास भी कम करते हैं. अब भगवान पर ही मैं कहूँगा कि डिपेंडेंट है कि बिल्कुल एक्यूरेट रेनफॉल होना तो वैसे भी मुझे लगता है कि इवन भगवान के लिए भी मुश्किल होता होगा. खैर उनके लिए क्या मुश्किल है, लेकिन अब कभी तो बारिश कम या ज़्यादा हो ही सकती है ना, और दोनों ही सिचुएशंस में हमारी एग्रीकल्चर गड़बड़ा जाती है. तो ये एक बहुत बड़ा आई विल से नेगेटिव फैक्टर है ना. चलिए, तो दैट वाज द पॉइंट आई वाज डिस्कसिंग, द अनसर्टेन क्रॉप प्रोडक्शन ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल. सो लो रेनफॉल मीन्स बैड क्रॉप आमतौर पर. वैसे इवन जैसे यहाँ तो मैंने लिखा लो रेनफॉल मीन्स बैड क्रॉप, बट होने को हाई रेनफॉल भी बैड क्रॉप हो सकती है. फसलें सड़ जाती हैं ज़्यादा पानी होने से. सो ग्रोथ जो है ना हमारी, वो एक है कि नॉट स्टेबल. ग्रोथ तो है, फ़ायदा तो है, लेकिन नॉट स्टेबल. सम टाइम होती है, सम टाइम नहीं होती है. ये प्रॉब्लम ना हमारी बनी हुई है, इसका आज तक कोई ढंग से हल नहीं निकल पाया. कहीं ना कहीं हमारे फार्मर्स जो हैं वो रेनफॉल पर डिपेंडेंट हैं. सम टाइम इनकम होती है, सम टाइम नहीं होती है. बहुत सारी चीज़ें हैं. अब इस चीज़ को एकदम से तो सॉल्व नहीं किया जा सकता. लगी है हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करने में, लेकिन देखिए कब धीरे धीरे इसके अंदर जो है वर्किंग तो चली रही है, जैसे मैंने कहा. और वैसे भी अब तो हमारी कंट्री जो है वो सर्विस सेक्टर पे और इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रही है. कम लोग हैं उस पर एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जरूरत से ज़्यादा कम लोग तो नहीं कर सकते ना. आफ्टर ऑल अभी हमने डिस्कस किया था ना कि 1.25 करोड़ हमारी जो है वो पॉपुलेशन है. मुझे लगता है जिस हिसाब से बढ़ रही है 150 करोड़ हो जाएगी. और 50 करोड़ एनिमल्स भी हैं, आखिर उनको भी तो चारा चाहिए. तो सब लोगों को खाना खाना है, चारा भी चाहिए. तो ऐसी सिचुएशंस में एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो लोग लगे हुए हैं उसकी फ़िगर को कम भी नहीं किया जा सकता. तो कई इश्यूज़ हैं इस तरह के कि एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस जो है वो बनाए रखना ज़रूरी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग. देखिए हमारा किसान आज भी ऐसी खेती उगाने में बिलीव करता है जिसको वो खुद खा सके. कमर्शियल नहीं है उसका माइंड अभी भी. वो ये नहीं सोचता कि मैं खेती को बेच के जो है वो पैसे कमा लूँ, उसके बाद व्यापार में लगा दूँ, ज़मीनें खरीद लूँ, एफडी करा के इंटरेस्ट. नहीं, अभी भी उसकी सोच ये रहती है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ ग्रो करूँ जिसको मैं खुद ही खा सकूँ, ताकि बिक जाए तो ठीक है, कम से कम मैं और मेरा परिवार जिंदा तो रह सके. अभी भी वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो बिफोर इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम थी कंट्री की, मैंने डिस्कस की थी फर्स्ट चैप्टर में, वो आज भी प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं खड़ी है. ख़त्म नहीं हुई, कम हुई है, कम हो गई है, लेकिन ख़त्म नहीं हो पाई अभी भी. सब्सिस्टेंस फार्मिंग अभी भी फार्मर्स जो है हमारे फोकस करते हैं एग्रीकल्चर टू जनरेट लाइवलीहुड. अभी भी उनकी सोच ये है, रादर टू जनरेट प्रॉफिट्स. प्रॉफिट कमाने की नहीं सोचते, वो सोचते हैं बस ठीक है किसी तरह से हमारा काम चलता रहे, है ना. तो इसकी वजह से क्या होता है, दे फेल्स टू जनरेट सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट. और अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे अब इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं कि भाई कोई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी हो सकता है कि वो अपने लिए ट्रैक्टर खरीदना चाहें या कुछ और करना चाहें, बट उसके लिए सरप्लस पैसा तो चाहिए. हर वक्त आप लोन पे भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते ना, फिर वो लोन नहीं देने में प्रॉब्लम आती है. इसके अलावा लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स. अब जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीज़ें कहाँ यूज़ कर पाते हैं हमारे फार्मर्स. मोस्ट ऑफ आर फार्मर्स आर पॉवर्टी. मोस्ट ऑफ आर फार्मर्स आर पॉवर्टी स्ट्रिकन ना, गरीब हैं. अब गरीबी में कहाँ से लाएं वो अच्छे फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स. तो हमारी प्रोडक्टिविटी तो फिर लोअर रह ही जाती है ना. सो लेट्स रिवाइज. अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा लो प्रोडक्टिविटी के बारे में, जो हमारी आउटपुट पर हेक्टेयर है एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड एवरेज, एज कम्पेयर टू द एडवांस नेशंस बहुत कम है. इसके अलावा हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट में वो लोग भी लगे हुए हैं जिनकी आउटपुट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. इसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं.
हमारे यहाँ आज भी डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल है, आज भी फार्मर सब्सिस्टेंस फार्मिंग में लगे हैं, आज भी हम मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ नहीं कर पा रहे। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, आज भी ये एक हमारी समस्या है कि हम मॉडर्न इनपुट्स लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करते ड्यू टू द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। चलिए और बातें हम डिस्कस करेंगे। स्मॉल पीस ऑफ लैंड्स, वैसे हमने पढ़ा है ये बात कि कंसोलिडेशन किया जा रहा है, छोटे जो फार्मर्स की फ्रेगमेंटल होल्डिंग्स होती हैं उनको, लेकिन तब भी क्या ये कोई आसान प्रोसेस है? मान लेते हैं एक किसान के पास 3 छोटे छोटे टुकड़े हों इधर उधर, क्या उनको कंसोलिडेट करना कोई आसान काम है? प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, और छोटे टुकड़ों पर मशीन्स को यूज़ करना मुश्किल होता है, तो फिर ले दे के फिर वही मैनुअल फार्मिंग एक वे आउट निकलता है। सो स्मॉल पीस ऑफ लैंड भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द टिलर्स आर ओनली टेनेंट्स। ये तो इशू है ही ना, हमारे यहाँ जो लेबर्स हैं, जिसको हम कहेंगे टिलर, जो टिलर होता है वो जो खेती कर रहा है ना, ये पॉइंट हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सो जो टिलर है वो लैंडलेस है, वो सिर्फ टेनेंट है ना, वो काम करता है, और जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो उसके साथ या तो उससे रेंट लेते हैं या फिर शेयर ऑफ द क्रॉप लेते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि लैंडलॉर्ड्स आर क्रॉप शेयरर्स नॉट कॉस्ट शेयरर्स। दोबारा सुनिए इस लाइन को, दैट लैंडलॉर्ड्स आर क्रॉप शेयरर्स एंड नॉट कॉस्ट शेयरर्स। यानी कि एक तरह से उसने अपनी ज़मीन दे दी, अब वो जो टिलर है वो लगा हुआ अपनी तरफ से ही, जो उसके पास हो गए मीन्स पुराने ओल्ड टेक्नोलॉजी वाले, या कुछ भी नहीं है तो अपनी हिम्मत अपनी ताकत के दम पर ही वो काम कर रहा है। नहीं, वो लगा हुआ है हल के साथ, फावड़े के साथ, तसले के साथ, जो भी वो काम कर रहा है। मेहनती किसान है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट मेहनती किसान मेहनत से उतनी आउटपुट नहीं निकाल पाएगा जितनी एडवांस कंट्रीज़ निकाल लेती हैं, या वो उतनी आउटपुट नहीं निकाल पाएगा जितना एक, मैं ये कहूँगा कि एजुकेटेड और रिच फार्मर निकाल लेगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, लैंडलॉर्ड को तो कोई मतलब नहीं है, वो कहेगा मैं तेरे को कुछ नहीं देने वाला। मैंने बोला ना, दे आर नॉट कॉस्ट शेयरर, कॉस्टिंग में तो वो शेयर करेगा नहीं, जो कुछ करना है उस लैंडलेस लेबरर को करना है कमाने के लिए। तो उससे क्या होगा, वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे जाएगा, आउटपुट कम रहेगी। लैंडलॉर्ड ये सोचेगा चलो भाई मैं तो कोई फैक्ट्री चला रहा हूँ, या मैं शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, बात खत्म। मेरे को तो ज़मीन मेरी पड़ी हुई है पुरखों की, मैंने उसमें कुछ किया नहीं, मेरे को तो एक तरह से बाय बर्थ जैसे होता है ना भाई, विद द गोल्डन स्पून, तो वो सिल्वर स्पून, गोल्डन स्पून जो भी बोल दो, वो पैदा हो गया हूँ मैं, तो अब मेरे पास ज़मीनें पड़ी हैं, हो सकता है वो जाता भी ना हो अपने गाँव में, और बस किसी तरह से कंट्रोल मेंटेन किया हुआ, बेचारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनसे जो मिल जाता है साल के एंड में, बीच में जैसा भी होता है वो अपनी ताकत से ले लेता है उनसे, अपना बात खत्म। अब ऐसे में एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कैसे करेगा? याद रखिएगा हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ऐसे में आज भी अगर टिलर्स ओनली टेनेंट्स हैं तो कैसे होगा? प्रॉब्लम तो खड़ी रहेगी ना। और इसी तरह से हमारी टेक्नोलॉजी आज भी बैकवर्ड है सर, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, यही प्रॉब्लम है। दे आर स्टिल यूजिंग कैटल पावर एंड मैन पावर, स्टिल आज भी वो कैटल पावर और मैन पावर पर ही डिपेंडेंट हैं, वही खेतों में बैलों की जोड़ी जा रही है, वही, बुराई नहीं है उसमें कुछ भी, लेकिन वही बात आ जाती है फिर जब हम बात करते हैं। यही रीज़न है कि हमारी जो आउटपुट है वो वर्ल्ड एवरेज से लो है, क्योंकि आज भी हम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे, या तो वो हमारे पास है नहीं है, तो किसानों को नॉलेज नहीं है, नॉलेज है तो उसके लिए पैसे नहीं हैं, सो मैनी प्रॉब्लम्स। इन्हीं सब डिस्कशंस के साथ हम आगे अपना कंटिन्यूशन कर सकते हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? देखा जाए तो हम फीचर्स में भी प्रॉब्लम्स ही तो डिस्कस कर रहे थे, प्रॉब्लम ही तो है। देखा जाए तो ये सारी भी क्या प्रॉब्लम है कि हमारी आउटपुट प्रोडक्टिविटी कम है, क्या प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारा डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल है, हमारे फार्मर्स आज भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, यानी कि उनकी वो आउटलुक ही नहीं है ना, हमारे पास मॉडर्न इनपुट्स नहीं है, हमारे स्मॉल पीसीज ऑफ लैंड्स हैं, हमारे यहाँ टेनेंट्स ऑनर नहीं है, और लैंडलॉर्ड जो है वो क्रॉप शेयरर है, कॉस्ट शेयरर नहीं है, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है। देखा जाए तो प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के क्वेश्चन को भी आप ऊपर वाले पॉइंट से ही थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्विस्ट करके जवाब दे सकते हैं। फिर भी उन्हीं सारे पॉइंट्स को मैंने फिर से कवर अप किया जिसमें कुछ और पॉइंट्स भी निकल के आए। जैसे अगर हम प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें तो फाइनेंस फैसिलिटी, नो दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, फाइनेंस फैसिलिटी, क्योंकि फार्मर्स को पैसों की ज़रूरत पड़ती है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस की ज़रूरत किस लिए पड़ती है? फॉर सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत किस लिए पड़ती है? फॉर ट्रैक्टर, थ्रेशर्स। लेकिन ये दोनों चीज़ें क्या हैं हमारे पास? द आंसर इज़ नो। बात आ रही है समझ में? हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं। इज इट राइट?
हमारे फार्मर्स जो हैं आज भी किस पे डिपेंड करते हैं? महाजन, मनी लैंडर एंड लैंडलॉर्ड्स पर। आज भी इन लोगों पर डिपेंडेंट हैं। फार्मर्स आर स्टिल डिपेंडेंट फॉर देयर बोरोइंग नीड्स ऑन महाजन्स, मनी लैंडर्स एंड लैंडलॉर्ड। वो जो हम पुराने ज़माने की पिक्चरों में देखते हैं ना कि हाँ भाई जो गांव में एक महाजन है वो पैसे देता है और उसके पैसों से काम करते हैं, वैसे हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो आज इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस मतलब फाइनेंस थ्रू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड एजेंसीज लाइक बैंक्स एंड स्पेशली क्रिएटेड एजेंसीज काफ़ी बढ़ गया है। लाखों करोड़ रुपया दिया जा रहा है, लेकिन तब भी ओवरऑल हमारी इतनी बड़ी जनता है, 125 करोड़ का देश, उनमें से आधी वर्किंग पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी है और ज़्यादातर लोग गरीब। ऐसे में सबको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे फिर ट्रैक्टर खरीदना हो या खाद बीज खरीदने हो, और उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे में आज भी कहीं ना कहीं जो पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम है महाजन्स का, मनी लेंडर्स का, लैंडलॉर्ड्स का, उन्हीं लोगों से इनको पैसा लेके काम चलाना पड़ता है। एंड इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर दैम, इट रियली क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो हाई होते हैं और कई बार इन लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उल्टे सीधे कागजों पे इनसे साइन करा लिए जाते हैं और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं इसमें। देन प्रॉब्लम्स में डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, ये हम पढ़ चुके हैं। स्मॉल साइज ऑफ प्लॉट्स जिसको हम फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स कहते हैं, पढ़ चुके हैं। कन्वेंशनल आउटलुक, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पुराने ज़माने के लोग हैं ना हमारे यहाँ, अभी भी वो खेती जो है वो अपना सब्सिस्टेंस फार्मिंग के फॉर्म में ही करते हैं। वो यही सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा उगाएं जो हम खुद खा लें। मैंने बताया ना, आउटलुक की भी कमी है। हमारे फार्मर्स रिस्क नहीं लेना चाहते, ऐसी खेती नहीं उगाना चाहते जिसमें आउटपुट में उनको पैसे ज़्यादा मिलें। वो सिंपल जो उनका ट्रेडिशनल काम, सैकड़ों साल पुराना काम चल रहा है, कई बार वो उसी में खुश हैं। वैसे देखा जाए तो अच्छी बात है अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करना, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी वजह से उनकी गरीबी नहीं मिट रही ना, क्योंकि उनकी आउटपुट अगर ख़राब चली गई तो पूरा ही लॉस हो गया, और सही भी चली गई तो कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाए, क्योंकि उनकी वो जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, वीट, राइस वगैरह, अगर वो यही सब ही उगाते रहेंगे और कमर्शियल फार्मिंग पे नहीं शिफ्ट करेंगे अपने आप को, तो प्रॉब्लम तो रहेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी है कि जो कन्वेंशनल आउटलुक है, वो जो पुरानी सोच है हमारे फार्मर्स की, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते कई बार, सो आर फार्मर्स स्टिल वांट्स टू ग्रो दोज विच दे कैन सेल्फ कंज्यूम, दे डू नॉट वांट टू टेक रिस्क एंड डू नॉट वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। वो बिजनेसमैन बनना ही नहीं चाहते, सोच ही नहीं है। दे आर रिलक्टेंट टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। ये होता है ना, जब आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप क्या करोगे? आप नई टेक्नोलॉजी की कोई चीज़ आ भी जाएगी तो आप उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहोगे ना, ये प्रॉब्लम रहेगी। फिर फार्मर्स के साथ उनको हम कितना भी ग्रो करने की कोशिश करें, वो चीज़ नहीं हो पाती, ये प्रॉब्लम तो फिर खड़ी ही रहती है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, तो एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशंस, देखिए जहाँ तक इस पॉइंट का सवाल है एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशंस का, कि आज भी जो लैंडलॉर्ड हैं दे आर चार्जिंग हाई रेंट, दे टेक हाई शेयर ऑफ क्रॉप, क्योंकि जो टिलर्स ऑफ सॉइल हैं कंटिन्यूज टू बी पुअर, वो गरीब हैं बेचारे, गरीब ही रहेंगे, उन्होंने नहीं इम्प्रूव होना, क्योंकि उन्होंने उगाना है और वो थोड़ा बहुत जो है बस वो उनको मिलना है, इससे ज़्यादा वो कुछ हो ही नहीं पाता। बात आ रही समझ में? तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन जो पुअर क्लास का है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है। इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन इन द सेम वे, जैसा था वैसा ही चल रहा है ना। एंड देन वी हैव लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम। मार्केटिंग सिस्टम हमारे पास है ही नहीं। आज भी फार्मर्स को लोकल मार्केट में ही बेचना पड़ता है। दे सेल देयर आउटपुट इन द लोकल मार्केट्स, इधर उधर जा ही नहीं पाते नहीं। और कई बार उनका एग्रीमेंट ही मनी लेंडर्स के साथ ऐसा होता है कि जो भी उनकी आउटपुट है वो उनको लोकली सेल करनी है, इधर उधर जाके उन्होंने दूसरी मार्केट्स में जाना जहाँ उनको बेटर प्राइजेस मिले, ना तो उनके पास उनकी नॉलेज भी है तो वहाँ तक वो ले जा ही नहीं पाएंगे। दे मे नॉट हैव द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड दोज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऐसे में क्या होगा, हम यही सोचेंगे ना कि चल भाई ठीक है जो, अच्छा फिर अब एक किसान है उसको भी पता है कि अगर मैंने ये सामान नहीं बेचा इतने दिनों में तो वो सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। जो खरीदने वाला है, अब सब हर एक आदमी का अपना बिजनेस है, वो भी अपना दिमाग लगाते हैं, उनको भी पता है कि ये फार्मर आज नहीं तो कल हमें ही बेचेगा, ये वहाँ तक तो जा नहीं पाएगा, तो उनको लो प्राइजेस दे देते हैं, बिल्कुल बेयर मिनिमम, जिसकी वजह से वो ग्रो ही नहीं कर पाते। किसान गरीब का गरीब ही रह जाता है और जो उनसे सामान खरीद रहा है, मैं ऐसा पढ़ रहा था एक बार न्यूज़पेपर में, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कुछ चीज़ें एग्रीकल्चर आउटपुट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऐसी होती हैं कि जो जब बिकती हैं वो 5 रुपये किलो में बिक रही हैं, वो मार्केट में आके हम लोगों को रिटेल में 50 रुपीज़ में बिक रही हैं। बीच के अंदर जो भी ट्रेडिंग कम्युनिटी है वो कमा रही है इतना, बेचारा फार्मर जो असली काम कर रहा है वो 5 रुपये किलो में चीज़ बेच रहा है और हमारे को वो चीज़ मार्केट में आके 50 रुपये में मिल रही है। क्या कर सकते हैं, सिस्टम ऐसा है। अभी भी मार्केटिंग, ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम नहीं है, अभी भी नहीं है।
So in brief, owing to the problems, our farming is still subsistence oriented rather than, हमारी जो फार्मिंग है वो अभी भी subsistence oriented है rather than profit oriented. आज भी हमारी फार्मिंग profit oriented नहीं है. आज भी हमारे फार्मर्स यही सोचते हैं कि बस किसी तरह से कुछ ऐसा उगा लें, खा लें, जी लें, बस वहीं तक ही सोच है, उससे ज़्यादा अभी तक नहीं जा पा रहे हैं. तो इस वीडियो में जो हमने पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लें. वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. तो लो प्रोडक्टिविटी है आउटपुट पर हेक्टेयर एज कंपेयर टू द वर्ल्ड एवरेज, एज कंपेयर टू द एडवांस नेशंस कम है. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग ऐसा लगता है कि जॉब कर रहे हैं लेकिन वो वास्तव में जॉब पे नहीं हैं, वो आउटपुट उनकी कोई खास नहीं है, और ऐसा जो लोग एक्चुअली में आउटपुट दे रहे हैं उन्हीं की आउटपुट को ही उसमें काउंट कर लेते हैं. रेनफॉल पर आज भी डिपेंडेंस है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, मॉडर्न इनपुट्स आज भी ठीक से यूज़ नहीं हो पा रहे, स्मॉल पीसीस ऑफ लैंड्स हैं. टिलर्स जब खुद ही उनको खेती करनी है तो अपने पुराने सिस्टम पे ही वो डिपेंडेंट रहते हैं, राइट. और बैकवर्ड टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कम है. प्रॉब्लम्स के अंदर बात करें तो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस नहीं है, आज भी महाजन, मनी लैंडर, लैंडलॉर्ड्स पे वो डिपेंडेंट हैं. शॉर्ट टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है फॉर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, और लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है फॉर ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, नहीं खरीद पाते. कन्वेंशनल आउटलुक है, एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, रिलक्टेंट टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी हैं. आज भी एग्रेरियन रिलेशंस जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के हैं वो एक्सप्लॉयटेटिव ही हैं, मार्केटिंग सिस्टम प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं है. तो ये कुछ पोजीशन हमारी चल रही है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे अबाउट एग्रेरियन रिफॉर्म्स, यानी रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर. ठीक है, विल स्टार्ट अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.